हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने पीवाईक्यू सीरीज में ही सी-टेट के पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सीडीपी के होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी ने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है? अगर कवर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 15 डेज का टाइम है, इनमें आप पूरा रिवाइज कर जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि पियाजे ने 4 विभिन्न अवस्थाएं जो बताई हैं उनमें क्या है। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? ऑप्शन पहला है कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है। ऑप्शन 2 है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन 3 है उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। एंड ऑप्शन 4 दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। तो आप बताइए कि जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने जो गुणात्मक बच्चों के गुणात्मक मूल्यांकन हो गया, इनके बारे में जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेजेस, कौन कौन सी हैं? पहला क्वेश्चन तो यही। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है कि 4 अवस्थाएं हैं तो आपसे पूछ देगा कि कौन कौन सी हैं। सपोज आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि पूर्व संवेदी गामक, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक है, और एक ऑप्शन उठा के रख दिए क्रियात्मक। तो आप बताइए, आपको जब ये चारों लर्न होंगे तभी तो आप राइट आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसका सही जो इन्होंने बताया कि जो 4 अवस्थाएं हैं, गुणात्मक 4 अवस्थाएं हैं, तो उसमें क्या है बताइए आप सभी। जो देखिए अवस्थाएं हैं उनमें ना बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, क्या ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है। क्या जेनेटिक कोड पर ही अवस्थाएं निर्भर करती हैं? नहीं। फिर है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए यही एक ऑप्शन आपका ऐसा समझ आ रहा है जो बच्चे के होल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है कि उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ये कौन सी बात हुई भाई? अगला है कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। अब दुनिया की संस्कृतियां कैसी हैं उनसे अभी हमें अपन को कोई लेना देना नहीं है। और जो ये जो पियाजे ने बताया है कि जो बच्चे की 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, गुणात्मक अवस्थाएं, वो बच्चे के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, पहला ऑप्शन है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। दूसरा ऑप्शन सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तीसरा ऑप्शन आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। और चौथा ऑप्शन है कि प्रकृति में असंतत है। तो बताइए, जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उन्होंने किसके बारे में बताया है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की ने बताया है तो उन्होंने सामाजिक सिद्धांतों को लेकर के बताया है। ठीक है ना, कि बच्चा सामाजिक संपर्क से कैसे क्या करता है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बस आप थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर लर्न किए हुए हो ना तो आप राइट आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या कह रहा है कि सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है विकास, नहीं। आनुवंशिक प्रोग्रामिंग नहीं, प्रकृति में असंतत नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सीधे इन्होंने यही बात कही थी कि जो विकास है वो सामाजिक संपर्क का परिणाम है। मतलब समाज के से जो भी उसका संबंध होता है बच्चे का, उसी से ही उसका डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है, और भी चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न
बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है, आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया कि ये बता रहा है क्या कि जो बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो पहला है कि आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां हैं। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया, इसमें तो सीधे आंसर मिलेगा, है ना। तो इससे बच्चे की जो रचनात्मक चिंतन है उसके बारे में क्या कुछ पता चल पाएगा? नहीं। नेक्स्ट देखिए, आपके नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन के हिसाब से जो पूछ रहा है कि आपके देश का नाम, तो ये भी वन लाइनर हो गया, और उसकी भौगोलिक स्थिति तो थोड़ा सा चल सकता है कि हाँ भौगोलिक स्थिति कहाँ है, क्या है। ठीक, पर आगे देखिए, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। भाई पानी जहां से आता होगा वो एक सोर्स बता दिया जाएगा कि यहां से पानी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। देखिए, क्या आप इस ऑप्शन पे सोच सकते हो ना कि आपकी थिंकिंग के ढेर सारे पहलू निकल करके सामने आएंगे इसमें, है ना। तो ये जो है, और यहाँ पर बोला है ना कि समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि नई सोच, ठीक है, क्रिएटिविटी के बारे में बताता है कि जो अच्छा तर्क हो, विश्लेषण हो, जिसमें सारी चीजें निहित हों। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन। तो देखिए यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। देखिए, अब पानी के बचाव के ढेर सारे तरीके बताए जाएंगे पहले, तो उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है वो और क्यों। अगर अच्छा है, भाई ढेर सारे तरीके हैं, उनमें से बता दिया गया कि ये पानी के बचाव का अच्छा तरीका हो सकता है। अगर ये है, यही अच्छा तरीका, तो है क्यों, इसका भी तो आपको जवाब देना होगा। और यही रचनात्मक चिंतन में, ये समालोचनात्मक चिंतन में ना ओवरऑल चीजों के बारे में बहुत ही डीप थिंकिंग और डीप कह सकते हैं कि एनालिसिस होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ऑप्शंस क्या हैं? विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। एंड ऑप्शन 4 है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। अच्छा देखिए, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो बताइए समावेशी शिक्षा जो होती है वो क्या होती है। देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सपोज एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में ना हर एबिलिटी वाला छात्र बैठा हुआ होता है, ठीक है, एक डिसेबल्ड भी है और एक एबल्ड पर्सन है ना, यानी कि एक मूक बधिर भी हो सकता है, ठीक है, और दृष्टिबाधित भी हो सकता है बालक, और जो एक है वो सामान्य बालक है, ठीक है। तो कुछ किसी भी कंडीशन से हो सकता है, बाय बर्थ हो विक्षिप्त, है ना, या फिर बीच में कैजुअलिटी की वजह से हो गया हो। तो इस टाइप की अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा और एक सामान्य बच्चा है, इन दोनों को से एक ही क्लास में बिठा दिया जाए, ठीक है, और अगर उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारी जो समावेशी शिक्षा होती है तो वो ये बताती है कि एक सामान्य बुद्धि का बालक या एक सामान्य बालक और एक बाधित बालक, ठीक है, ये कह सकते हो आप, एक डिसेबल्ड पर्सन बच्चा और एक एबल्ड बच्चा दोनों एक ही क्लास में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और दोनों का विकास, दोनों जैसे जो एक बधिर बालक है तो उस बालक के लिए क्या है, उसको उस एटमॉस्फेयर में बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ मिलकर के शिक्षा देना और उसका उत्साहवर्धन भी करना, ये सारी चीजें जो आती हैं, फिर एक शिक्षा को उत्कृष्टता प्रदान करना,
ठीक है, समावेशी शिक्षा का ये मतलब होता है कि शिक्षा सर्वोपरि हो, ठीक है ना कि बच्चा वो चाहे उसके पास वो एबिलिटी नहीं है पर उसको सिखाया जाएगा, उसका स्तर उस सामान्य बालक तक लाया जाए, यही हमारा समावेशी शिक्षा में आता है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे को उस स्तर पर लाने की बात करता है, यानी कि उनके अंदर ये डेवलप करता है, योग्यता डेवलप करता है। देखिए क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, फिर व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप, देखिए यही बात कह रहा है ना कि जो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान, बच्चा एबल है या एबल्ड है या डिसेबल्ड है, ठीक है, इनकी पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन आ रहा है। ठीक है, पाठ्यचर्या को थोड़ा सा लचीला बनाया जाएगा ताकि वो सामान्य बच्चे के बराबर ही शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ना कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण करना। फिर क्या फायदा हो गया शिक्षा का, जब हम उनको पृथक्करण कर ही दे रहे हैं तो जो अच्छे हैं, जिसका स्तर अच्छा है वो बच्चा अच्छा और ग्रो करता जाएगा, तो क्या जो लो है उसको पढ़ाया नहीं जाए भाई, उसको भी तो देखिए इक्विटी और इक्वालिटी, ठीक है ना, तो अब जो है वो इक्विटी पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ऑप्शंस क्या हैं, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन 3 प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो देखिए अभी हमने पहले बताया ना एक क्वेश्चन कि समालोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था ना, ठीक उसी ईयर में समालोचनात्मक चिंतन पे ही एक और क्वेश्चन आ गया। जैसे कि जो समावेशी शिक्षा है इस पर भी उसी ईयर में और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है। तो समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ चीजों को, डेटा को कलेक्ट करके एकत्र करके फिर उस पर व्याख्या की जाएगी और व्याख्या करने के बाद उसको एक अच्छा और मूल्यांकन दिया जाएगा, उसका फिर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन ऐसा कि जिसमें निर्णय वो तार्किक रूप से मूल्यांकन किया जाता है उसका। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको बता रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन है उसमें प्रमाण की क्या भूमिका है। भाई उसमें एक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना, क्या था वो क्वेश्चन, हाँ कि पानी का कहाँ से सोर्स आता है। ठीक है ना, अगर हम पानी का बचाव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा बेहतर उपाय है ना। तो उसमें हमने देखा कि जो बेस्ट ऑप्शन होता है तो वो क्यों आता है। ठीक है, उस पर मतलब जो आपने आंसर दे दिया उस पर कितने भी क्वेश्चंस अराइज हो जाए पर आपने जो दिया है आंसर वो एकदम बेस्ट हो। ठीक है ना, फिर उस पर कोई क्वेरी ना रह जाए, इस टाइप की चीज होती है। तो देखिए यहां पर ऐसा कौन सा है, देखिए क्या कह रहा है, प्रमाण अप्रासंगिक होता है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। फिर उपेक्षा, देखिए जब क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में पॉजिटिव थिंकिंग की बात करी जा रही है और ऑप्शंस में क्या है, निगेटिव चीजें हैं, तो उनको सीधे आप कट कर दो। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करने का यही बेस्ट ऑप्शन होता है। यहां पर बोल रहा है अप्रासंगिक होता है प्रमाण, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब देखिए बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी नहीं। तो अब आपके पास बचा क्या, एक तो आपने एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया,
दूसरा, आपको पता है कि जो प्रमाण होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है, उसमें जो प्रमाण होता है उसकी क्या भूमिका होती है? तो उसकी भूमिका यही होती है कि जो प्रमाण है वो कैसा है, तार्किक हो और उसका सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को और भी शेयर कीजिए ताकि लोग और भी जिनको नॉलेज कम है या जो इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो सभी PYQ के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छी और मजबूत बनाएं। थैंक यू।